दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो साथी हमसे नए में जुड़ रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। विशेष करके उन छात्रों को जो हिंदी में अपना भविष्य देख रहे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से या बिहार में शिक्षक बनने के दृष्टिकोण से या कहीं भी हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं या हिंदी का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपियर होना चाह रहे हैं और उत्तीर्ण भी होना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 12 मैं आपको दिखा दूं। कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरह से आरोह है। तो इसमें जो है चैप्टर्स लगे हुए हैं, उनके जो राइटर्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ठीक, आप देख पा रहे होंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो इनका जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, इसमें जो है लगा हुआ है कौन से, जो है पहलवान की ढोलक, ठीक। तो इससे ही निराला की पंप जो है कविताएं हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हैं, या फिर बाकी लोग उपन्यासकारों की कुछ कहानियां लिया गया है, या जो खंड है उनको देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो है बीपीएससी ने लिख रखा है कि हम जो है एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, तो आपकी भी दायित्व होती है कि आप एनसीईआरटी पे टिके रहें, और एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो बेहतर होगा। तो मैं आपसे मतलब यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देख लें। क्या पता जो है आज मैं जो बता रहा हूँ उससे कोई प्रश्न आ जाए, और आने की क्यों संभावना नहीं होगी, होगी ही, क्योंकि भाई आप पूरा का पूरा क्लास 12 का देखेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि गद्य खंड या पद्य खंड एक का डिस्कस करूं, नेक्स्ट डे दूसरा करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो है हम सीधा आगे हैं आपको लेकर के। 1 मिनट, आप देख पा रहे होंगे। आज आप क्या चाहेंगे, गद्य खंड करना चाहेंगे या पद्य खंड करना चाहेंगे? क्योंकि काव्य खंड, जिसे हम लोग पद्य खंड भी कह सकते हैं, वो उसमें जो है देख पाएंगे, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी लगे हुए हैं, निराला लगे हुए हैं, आलोक धनमा, तुलसीदास, कुंवर नारायण, फिराक गोरखपुरी, रघुवीर साहब, उमाकांत शंकर जोशी और शमशेर बहादुर सिंह, इतने लोग लगे हुए हैं। तो इन लोगों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो एक लेक्चर में हम चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में आप 15 से 20 मिनट के अंदर में जान ले। ज़्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए जो है आप उतना परेशान ना हो। तो पहला जो है हरिवंश राय बच्चन है, इनके बारे में देखेंगे, फिर आगे जैसे जैसे आएगा हम उसके बारे में देखते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाकी आप गद्य खंड में भी इन लोगों को देखेंगे, लेकिन आज हम जो है पद्य खंड करते हैं, जिसे काव्य खंड भी कह सकते हैं। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जो है कौन सी वो है, आत्म परिचय लगा हुआ है ना, तो वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा किताब लगे, मतलब कौन सी कविता लगे, आत्म परिचय या एक गीत, इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हरिवंश राय बच्चन जी को आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह के दिखते थे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी इस तरह के दिखते हैं, ठीक, इस तरह के दिखते हैं। तो ये उनसे लेना देना नहीं है अभी। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ है, एक बात। 1907 के हैं, ये दूसरी बात। और देखो, ये दोनों बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने मधुशाला लिखा है, ठीक है। और आप जब मधुशाला पढ़ेंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा। मैं एक बैठक में पढ़ गया था, इवन यूजी के समय की बातचीत है। हाँ, एक बैठक में पढ़ गया, तो इतना इम्पोर्टेंट है। मंदिर मस्जिद बहर कराती, मेल कराती मधुशाला, ये इस तरह की बातचीत है मधुशाला में। मधुबाला भी है, मधु कलश भी है, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना निशा निमंत्रण है, ठीक है। तो आप मधुशाला, मधुशाला और क्या याद रखेंगे, निशा निमंत्रण, ये दो इम्पोर्टेंट है, मधुशाला और निशा निमंत्रण। एकांत गीत भी है, आकुल अंतर, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको हाँ ये याद रखना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। नेट जेआरएफ के जो बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि एनटीए जो यूजीसी एग्ज़ाम लेते हैं नेट जेआरएफ का, तो वहाँ जो है ये सिलेबस में है, पूरी की पूरी किताबें हैं। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि ये किसने लिखा है इसे। ओके, तो क्या भूलूं क्या याद रखूं हरिवंश राय बच्चन जी का है। नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर,
10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, ये सब आत्मकथा है। ओके, बाकी चीज आपको याद नहीं रखना है, इतना आपको याद हो गया। मधुशाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं के याद रखूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अब इनका जो है 1907 ईस्वी में डेट ऑफ बर्थ है, इनका ईयर ऑफ बर्थ है, और इलाहाबाद में जन्म हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं। ओके, और इलाहाबाद भूलेंगे तो आप याद रखिएगा कि जो इनके बेटे हैं अमिताभ बच्चन, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बार बार उनके यहाँ इलाहाबाद का जिक्र होगा। ठीक है, एक इनकी फेमस पंक्ति है आपके यहाँ, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इस पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आलोक धनबा जी हैं, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार से हैं, ये बिहार से हैं, और बिहार के बारे में पूछ लिया जाना गलत नहीं है। आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और बिहार के राइटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो गलत भी नहीं है, पूछ लिया जाना चाहिए। ओके, पहली कविता जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रूनो की बेटियां। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए लिख रहे हैं ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि। ठीक है, आप समझ सकते हैं। दुनिया रोज बदलती है, कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रूनो की बेटी। उसके बाद आप याद रखना चाहे तो भागी हुई लड़कियां याद रख सकते हैं। इनको देखो सम्मान भी मिला हुआ है, ठीक है, जैसे राहुल सम्मान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान इन्हें मिला हुआ है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है, वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्ध मतलब पंक्तियां हैं, तो इसको भी चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ दो ही चीज़ याद रखना है, ब्रूनो की बेटी और भागी हुई लड़कियां, किनकी रचना है, आलोक धनबा जी की। ओके, उसके बाद जो है उतना आपको ध्यान नहीं देना है अभी। अब कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है, कुंवर नारायण बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको साहित्य अकेडमी भी मिला हुआ है। हाँ, बाकी और सम्मान जो भी है मिला है, लेकिन साहित्य अकेडमी जो इम्पोर्टेंट है वो मिला हुआ है। एक बात हो गया। दूसरी बात जो है, चक्रव्यूह इनकी रचना है, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई। हाँ, ये देखो, आत्मजयी प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये नेट जरफ ने एक बार पूछ भी लिया था, आत्मजयी किसकी रचना है और उसमें किस क्या कंटेंट है, तो राम को के कथानक, राम के जो है जीवन वृत्त से आत्मजयी लिखा गया है। ओके, तो आप आत्मजयी याद रखेंगे। और देखिए बीपीएससी एक बार जो पूछ लिया था पिछले एग्जाम में, जो है साक्षात्कार, आई थिंक रामदरस मिश्र के साक्षात्कार से। ठीक है, तो इनका भी साक्षात्कार नाम है मेरे साक्षात्कार नाम से ही है, तो आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है चक्रव्यूह और आत्मजयी, चक्रव्यूह और आत्मजयी, ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, चक्रव्यूह और आत्मजयी। डेट ऑफ बर्थ सबका आप याद नहीं रख सकते हैं, तो रहने दीजिए, दो ही याद रखना है, कुंवर नारायण की दो ही रचना, चक्रव्यूह और आत्मजयी। ठीक है, हाँ, एक जो पंक्तियां दे रहे, ना जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो ये देखिए आलोचकों का कथन है। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किनके कविता के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं, कि कविता में, जिनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है, वैचारिक धुंध के बजाय उनमें संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आपको चक्रव्यूह और आत्मजयी याद रखना है, एक बात हम फाइनल कर दे रहे हैं। रघुवीर साहे भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं। ठीक है, और ये जो है अज्ञे द्वारा दूसरे सप्तक के संपादन, मतलब अज्ञे जानते हैं कि आपको तार सप्तक लाते थे, पहले तार सप्तक 1943 से शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद जो है 1951 में, हाँ, 8 साल जोड़ते जाइए, आपको तार सप्तक का ईयर मिलते जाएगा। ओके, तो आप देखिए, हाँ, तो सीढ़ियों पर धूप इनका है, आज सबसे इंपॉर्टेंट है आत्महत्या के विरुद्ध, और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये एनवीटी में काम किया है, नवभारत टाइम्स में काम की है, कल्पना पत्रिका और दिनमान। तो ये नवभारत टाइम्स को भी भूल सकते हैं, लेकिन कल्पना और दिनमान को नहीं भूल सकते हैं। कल्पना भूल भी जाएंगे तो आपको दिनमान को तो याद रखना ही होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये लिखते क्या क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक, एक बात, और दूसरी बात, हंसो हंसो, हंसो हंसो
जल्दी हंसो, जल्दी हंसो। ठीक है, दो ये लिखते हैं और दीमान पत्रिका का संपादन करते हैं, जो आपको याद रखना है। बाकी चीज़ आप भूल जाएं, कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी एक पंक्ति है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न जाने न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बोलना चाहिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये है। अब हम देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की जो है सिंह का जन्म जो है देहरादून में हुआ है। हाँ, 1911 ईस्वी में। 1911 में बहुत सारे साहित्यकार का जन्म हुआ है, जिसमें जो है आगे भी हैं एक, और शमशेर बहादुर सिंह भी हैं। हाँ, तो इसको देखो, एक जो है इनकी जो है बात बोलेगी मैं नहीं, काल तुझसे होर है मेरी। ठीक है, आप कहेंगे कि हमें कैसे इंपॉर्टेंट लग जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने कई मतलब हज़ारों क्वेश्चन से गुजरा, तो हमें पता है कि कौन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन से गुजरा ही यूनिवर्सिटी के दिनों में। हाँ, मैंने जो है शमशेर बहादुर को अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है एक कविता, बहुत सारी कविताएं इनकी जो है रचना संग्रह है, बहुत सारे पढ़े हैं, तो हमें पता है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं पे। हाँ, बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी। हाँ, उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किए हैं, हालांकि जो है ये खुद कहते हैं कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ। कुछ कविताएं, और कविताएं, चुका भी सबसे इम्पोर्टेंट, चुका भी नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी, ये सब याद रख सकते हैं। ठीक है, तुमने धरती का पद्य गढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, खुद को हिंदी और उर्दू का दुआब मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह, तो ये अपने आप में हिंदी और उर्दू का दुआब किसे कह सकते हैं, या कौन अपने आप को जो है हिंदी और उर्दू का दबाव मानते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह का आप नाम बोलेंगे। ओके, तो ये वाली बात हो गई। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, इस तरह की बातें हैं इनके कविताओं में। अब निराला, मतलब किसी के भी फेवरेट कवि जो है निराला हो सकते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ के। वो व्यक्ति आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके आप जानते हैं कि उनके नाम पे एक युग चलता है। हाँ, उन व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबके प्रिय निराला होंगे। हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी कविताएं लिखे ना, आप रो देंगे आप, या फिर इतने मोटिवेट होंगे। हाँ, जब हम लोग की मैम सरोज स्मृति पढ़ा रही थी, मैम भी रो रही थी और हम लोग भी रो रहे थे। ठीक है, ऐसे ही राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए हम लोगों ने रोया है। तो दो बातों कह दी, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा किन की है, तो इन्हीं की है। ठीक है, देखिए जैसे इनकी बहुत सारी कविताएं हम लोग के सिलेबस में लगी हुई है, जैसे बिलेसुर बकरिया जो कविता नहीं है, हाँ, पर ये भी है कि ये हमारे सिलेबस में था। चतुरी चमार भी हमारे सिलेबस में था। ठीक है, ये कहानी है। हाँ, उसके बाद अनामिका, परिमल और जो है कई कविता, जैसे जो है तुलसीदास, कुर्मता, बहुत सारी कविता जो है इनका लगा हुआ है हमारे में। हाँ, अब बहुत लोग जो है आप प्रेयर करते होंगे ये वाला, नभ गति नभ लय ताल छंद नभ, नबल कंठ नभ जलद मंदर अब, नभ नभ के नभ विहग विरिंद को, नभ पर नभ स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। जो आप गाते हैं वो यही है, यही लिखे हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आपसे पूछ भी लिया जा सकता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे। अब मैंने जिस कहानियों का मतलब कविताओं का जिक्र किया, आप देख रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा, हाँ, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास। ठीक है, बाकी जो है और इधर आप देखेंगे, हाँ, चतुरी चमार, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, ये जो है आपसे गुजारिश रहेगी कि इनके जो है सारी कविताओं को मतलब याद कर लें, और एक जो है मतवाला का पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। ठीक है, जो है एक व्यक्ति हैं रामविलास शर्मा, जो लिखते हैं निराला की साहित्य साधना, ये भी आप याद रखें कौन, रामविलास शर्मा जी लिखते हैं। ओके, निराला की साहित्य साधना। तो ये बातचीत हुई। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अनामिका और परिमल दो इम्पोर्टेंट है। कविताओं में देखेंगे तो तुलसीदास और कुकुरमुत्ता इम्पोर्टेंट है, और राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति बहुत इम्पोर्टेंट है। सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देखेंगे। ओके, अब देखो निराला के बारे में इतनी बातचीत
ठीक है। अब है तुलसीदास, जो कि सिर्फ साहित्य वाले ही नहीं, गांव-गांव में लोग जानते हैं तुलसीदास को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस लिखा। ठीक, तो इस पहली बात तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये पूछ लिया गया था, ठीक है, दोहाबली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी जो है ना, रामचंद्र शुक्ल जी, इनके 12 किताब को इम्पोर्टेंट मानते हैं, मतलब 12 किताब को ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक, एक बात याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है 1532 में हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, राजापुरा गांव में हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसको लेकर के विवाद भी है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, कौन सा रचना ब्रज भाषा में, कौन सा अवधि में। तो अब ब्रज भाषा को याद रखने, जितने हम बलि देख रहे हैं ना, हाँ, चाहे कृष्ण गीतावली है या कवितावली है, जितने आप बलि देखेंगे आप उसको समझ लेना है ब्रज में है। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रख लेना, विनय पत्रिका भी साथ में है। ओके, हो गई बात। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी की तरफ। बहुत मज़ेदार लिखते हैं। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ठीक है, बहुत मज़ेदार आदमी हैं फिराक गोरखपुरी। इनका मूल नाम जो है, हालांकि फिराक गोरखपुरी जैसे ही बोले होंगे आप लोग जो है समझ लिए होंगे ये मुस्लिम है, लेकिन ये मुस्लिम नहीं है। जो है एक पत्रिका है आजकल, हाँ, उस पत्रिका में भी इन्हें मुस्लिम दिखाया गया था। और आपको आप आश्चर्यचकित होंगे कि आज आप एक बार सर्च करिए आजकल कहाँ से प्रकाशित होती है, वो भी मुस्लिम मान लिए थे। हाँ, हालांकि मैं आपको फिराक गोरखपुरी का असली नाम बता दूँ, इनका असली नाम है रघुपति सहाय। ठीक है, तो एक बात तो ये सी भी हो गई। और दूसरी बात जो है, ये जो है आप जान रहे हैं कि इनका उर्दू के प्रति काफ़ी लगाव भी था, ऐसा नहीं कि उर्दू के प्रति लगाव नहीं था। इन्हें साहित्य अकेडमी मिला है और जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है। हाँ, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है, गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, और मुझे लगता है कि आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस फिराक गोरखपुरी जी को जो है स्किप करते हैं हम। ओके, ये जो है उमाशंकर जोशी जी हैं, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। रोटेट होने की पॉसिबिलिटी, क्या मैं रोटेट कर पाऊँगा? यस, हाँ, ये आपके लिए रोटेट हो गया। ओके, तो 1 मिनट, रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, इसको साइड कर दूँ। हाँ, इसको ध्यान देते हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उमाकांत शंकर जोशी जी हैं, ये जो है गुजरात में जन्म लिए हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निषेध, ये सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कहूँगा आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा उमाशंकर जोशी जी को हमने स्किप कर लिया। ओके, 1 मिनट, इससे ये हुआ ना, क्योंकि उसको रोटेट किया, उस चक्कर में सारे रोटेट हो गए, तो मैं थोड़ा आपके लिए इसको सही करूँ। अब बहुत ही प्रिय कवि महादेव वर्मा, इनको ये जो है पहली बात तो है छायावाद की हैं, छायावाद की हैं। ठीक, छायावाद का टाइम पीरियड आप जानते हैं 1918 से 1936 है, ये भी है। छायावाद में 4 कवि हैं, 3 कवि प्लस एक कवित्री, एक निराला जी हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं, उसके बाद जो है पंत जी हैं, और स्त्री में सिर्फ एक ही है महादेव वर्मा। ये 4 नाम ही हैं छायावाद में। एक बात तो हो गई। फर्रुखाबाद में जन्मी थी, ये आप याद रखेंगे, फर्रुखाबाद। इनकी रचनाओं में दीपशिखा है, यामा है। 1907 में मैंने एक और राइटर का डेट ऑफ बर्थ बताया, सबसे पहला डिस्कशन 1907 ही किया था, तो आप उन राइटर का नाम कमेंट में बताएंगे आप। दीपशिखा है, यामा है, आप जान रहे हैं यामा पे उनको क्या मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी मिला है या ज्ञानपीठ मिला है, आप बताएंगे। श्रृंखला की करियाँ, उसके बाद जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। मेरा परिवार में जो है गिल्लू के बारे में लिखती है और बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में लिखती है। ये जो है ये मेरा परिवार यूपी के हायर के सिलेबस में है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरह की बातचीत है। अतीत के चलचित्र भी हम लोगों ने पढ़ा, स्मृति की रेखाएं, छोटी छोटी किताबें हैं तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसको देखा है हमने। ठीक है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, और जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके सारी रचनाओं को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की करियाँ,
बाकी जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार, यही है। इसको देखिए नीचे लिखा हुआ है, हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है यहाँ पर मिला है, ठीक है। बाकी आप भारत भारती जो है ये सब चलेगा, इस तरह की बातचीत है। देखिए आप यहाँ देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, अन्य 3 कौन है? पंथ है, प्रसाद है, निराला है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया। श्रृंखला की कड़ियाँ जो बताई जा रही है उनकी अद्वितीय रचना है, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। जैनेन्द्र कुमार की एक जो है हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी, और त्यागपत्र भी पढ़ा हमने, ठीक। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्यागपत्र उपन्यास पढ़ना। मतलब ऐसे ही पढ़ा, क्या कारण है रहा मुझे पता नहीं, पर त्यागपत्र उपन्यास को हमने PDF से पढ़ा है। तो उसमें देखा है कि भाई मतलब कितने संवेदनात्मक तौर पे ये राइटर हैं, मनोविज्ञान को जानने वाले हैं, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या भी हमने पढ़ा। हाँ, उसके बाद जो है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट है उसको पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ा। तो जो है ये कहानी संग्रह है नीलम देश की, तो सॉरी माफ़ करिएगा, तो ये भी पढ़ा, त्यागपत्र उपन्यास पढ़ा। हाँ, परख है, सुनीता है, और जो है नीलम देश, फांसी आप याद रखेंगे, पाजेब याद रखेंगे, कहानी संग्रह है। पाजेब कहाँ उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है उतना ठीक है, आप उतना याद रखेंगे। हाँ, तो आप समझ गए क्या क्या याद रखना है। त्यागपत्र याद रखना है, एक उपन्यास है उनका, मुक्तिबोध उपन्यास उनका है, ये भी याद रखेंगे। नीलम देश की राजकन्या, फांसी और पाजेब जो है उनका कहानी संग्रह। ओके, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं, वो यथार्थ की विकटता को कैसे निरुत्साहित हो सकता है विकटता से। तो देखिए मतलब ये आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा है कि जो आपके समय में चल रहा है, ठीक है, उसी को आप अंतिम सत्य मान ले और बैठ जाए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो उत्साही व्यक्ति होते हैं इस सत्य को नहीं मानते हैं, वो चाहते हैं कि निरंतर आगे बढ़े। खैर, देखिए मैंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा था इन्हें, और ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, इनके बारे में सुना भी है, शिक्षकों से सुना है, अपने पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। पाजेब कहानी संग्रह की बातचीत मैंने किया, नीलम देश की राजकन्या का अपना अपना भाग्य रुला दिया था हम लोग को, ठीक है। ये नेट के सिलेबस में है तो उससे भी पढ़ लिया था, उस वजह से भी पढ़ा था, तो पढ़ने में क्या आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बातचीत है, आप याद रखेंगे कि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, भूलना नहीं है ना। तो हम लोग जो है आज इतना ही रखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है उपन्यासकार के बीच हम लोग आ गए हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग सारे देखेंगे, ऐसा नहीं कि आज हम जो है पूरा कर लेंगे, कल हम ये इसको देखेंगे।